बाजार उसी स्टॉप लॉस पर गया, वहीं स्ट्रगल करता रहा और जब तक मैं निकल नहीं गया तब तक बाजार वहां से नीचे गिरा नहीं। ऐसा कैसे हुआ? क्या आपके साथ भी ये होता है? क्या ये समस्या है आपकी? है? अच्छा, यही बात खत्म थोड़ी हुई। जब बाजार नीचे गिरा तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, एक बार और बेच देते हैं। दोबारा कभी ट्राई किया है बेचने का? एक बार और बेच देते हैं। जैसे ही बेचे थोड़ी देर तक प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर का प्रॉफिट थोड़ी देर में लॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर मार्केट ऊपर और एक बार फिर और निकल गए, आगे ना स्टॉप लॉस। ये भी समस्या है क्या? एक लोग लिख रहे हैं ये तो रिकॉर्डेड है। जी भाई साहब, ये रिकॉर्डेड है सन्नी जी। 374 साल पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, तब मैंने सपने में देखा था कि एक सन्नी जी आएंगे और वो लिखेंगे ये तो रिकॉर्डेड है, तो हम उनको जवाब देंगे, ठीक है। 374 साल पहले ऐसे शर्ट भी बनवा ली थी मैंने। अब सही है। अरे बाप रे बाप, समझे? तो स्टॉप लॉस दोबारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, अभी भी बात यहां खत्म नहीं हुई, अभी भी बात यहां खत्म नहीं हुई। फिर आते हैं सन्नी जी जैसे लोग, नाम से शनि देओल, काम से पुष्पा टाइप। नीचे गिरता है बाजार और नीचे गिरता है, फिर कहते हैं ये बाजार मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया, बाजार मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया, 2 बार बेवकूफ बनाया, चलो तीसरी बार मैं फिर बेचूंगा। इस बार बेचूंगा तो क्या करूंगा? इस बार मैं झुकेगा नहीं साला, चाहे बाजार कितना भी ऊपर चला जाए, चाहे बाजार कितना भी ऊपर चला जाए, इस बार मैं अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताइए ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में बाजार ऐसा रिवर्स होता है, ऐसा रिवर्स होता है, ऐसा रिवर्स होता है, तो सारी कहानी उलझ जाती है। क्या कभी सोचा है इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? समस्या का सॉल्यूशन छोड़िए, क्या कभी ये सोचा है कि दिस इज द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है? क्या कभी ये सोचा है कि दिस इज द प्रॉब्लम, यही तो समस्या है? किसी से पूछा भैया स्टॉप लॉस कटता है, वो बोलता है रेशियो सुधार लो प्रॉफिट का, रेशियो सुधार लो प्रॉफिट का। हाँ, कभी कभी लगता है कि कोई और बाजार को कंट्रोल कर रहा है, कभी कभी लगता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, कभी कभी लगता है वो मेरी ही पोजीशन देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट होता है। उस दिन होता है जिस दिन हम ये कसम खा लें कि बाजार अब कभी छोड़ देंगे हम, अगर गलती से भी आज नुकसान हुआ तो उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, गलती से अगर आज नुकसान हो गया तो। लेकिन ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या मेरी भी थी, ठीक है। और इस समस्या के निदान के लिए मैंने 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी ढूंढी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी ढूंढी। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिवर्सल्स, सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स है क्या, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे बाजार को हम लोग 6 तरह के रिवर्सल्स में समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए, बाजार जब भी 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में थ्योरी में पहले तो जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं, जितने भी टर्म्स यूज होने वाले हैं, उन सारे टर्म्स को हम लोग, जितने भी शब्द मैं यूज करूंगा
उन सारे शब्दों को हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन जस्ट वन क्लिक। एक क्लिक में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक क्लिक में देख सकते हैं, एक क्लिक में हम समझ सकते हैं। तो सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, जितने भी टर्म्स हम यूज करेंगे। अब क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। बाजार कभी भी किसी भी सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, तो रेजिस्टेंस पर पहुंचते ही हमको उसमें बिकवाली नहीं करनी है, हमको बल्कि उस रेजिस्टेंस से ऊपर उसके एक्सटेंशन का इंतजार करना है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। उस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने ये तीसरा शब्द इंट्रोड्यूस किया। पहला था रेजिस्टेंस, दूसरा था सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट में। तीसरा शब्द मैंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन बाई अ पुट ऑप्शन और राइट इन कॉल, राइट अ कॉल, सी, और शॉर्ट इन या सेल इन कैश फ्यूचर। अगर स्टॉक है तो कैश में, इंडेक्स है तो फ्यूचर में, स्टॉक है तो कैश या फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। ये सारे काम आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस भी वी कैन फाइंड ऑन एलटीपी कैलकुलेटर एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उस जगह से हम अपने पुट ऑप्शन की खरीदारी करेंगे। आई बात समझ में? जब मार्केट एक्सटेंड हो जाएगा, जिस वैल्यू तक एक्सटेंड होगा उस वैल्यू पर हम जाके उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एक्सटेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि एक्सटेंशन यही है? वो अभी मैं बताऊंगा। एक्सटेंशन मतलब रेजिस्टेंस का एक्सटेंड होना। बाजार जब भी नीचे गिरेगा तो एक बार में रेजिस्टेंस से पूरा सपोर्ट तक ऐसा सीधा नहीं चला जाएगा। ऐसा कभी गिरता हुआ बाजार देखा है? नहीं। बाजार कैसे गिरता है? ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसा करके चलता है ना? ऐसा करके चलेगा ना? नीचे जाएगा तो एक डायरेक्शन में तो नीचे जाएगा नहीं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते डाउन चला जाएगा। तो जब भी बाजार नीचे गिरेगा, बॉटम की तरफ आएगा, जब भी बाजार, ऐसे केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस से बाजार कहीं किसी प्लेस पर कभी न कभी डाइवर्ट जरूर होगा, और जब भी डाइवर्ट होगा ऐसी प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे? डाइवर्जन। ऐसी डाइवर्जन को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर। डाइवर्जन से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, यानी कि उसको जाना कहां है? उसको जाना है रेजिस्टेंस से सपोर्ट। मार्केट का दो ही काम है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर जाना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर जाना। इसके अलावा बाजार के पास और कोई काम नहीं। दो ही काम है। सालों साल से बाजार यही करता चला आया है। रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर जाता है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर जाता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर जाता है और सपोर्ट से रेजिस्टेंस। इसके अलावा बाजार और कोई काम करता ही नहीं है। बीच में डाइवर्ट होता है मार्केट, लेकिन जाना उसको कहां तक है? सपोर्ट पर है। अब दो रास्ते हैं रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाने के लिए। सपोज करिए देयर आर टू थिंग्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट को इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक जाना है। तो बताइए क्या बुलिश हो जाएगा मार्केट? एकमात्र बाजार के पास क्या ऑप्शन है बुलिश होना? यही ऑप्शन है ना? यही ऑप्शन है ना? नहीं, एक रास्ता और होता है बाजार के पास। वो रास्ता ये है कि ये रेजिस्टेंस ही नीचे खिसक के चला आया, मार्केट कंसोलिडेटेड रह जाएगा। चला आया रेजिस्टेंस से सपोर्ट। दोनों रास्ते हैं बाजार के पास, या तो बुलिश आ जाए या तो रेजिस्टेंस ही नीचे खिसक के उतर आए नीचे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट में रेजिस्टेंस खिसक के नीचे चला आए या तो मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए। कैसे होगा ये सब सीखेंगे हम लोग, यही तो हमको पता करना है। अब हमने क्या किया? हमने एक ट्रेड लिया रेजिस्टेंस सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाने का। हमने एक ट्रेड लिया, हमको पता नहीं, हम तो चार्ट्स में ट्रेड ले रहे हैं, और बाजार डेटा में रेजिस्टेंस ही नीचे खिसक के चला आया। मार्केट ऊपर गया नहीं, उल्टा थोड़ा मोड़ा नीचे ही गिर गया क्योंकि रेजिस्टेंस खिसक गया। हो सकता है सपोर्ट और नीचे खिसक गया उतनी देर में। रेजिस्टेंस यहां से यहां नीचे खिसका और हो सकता है ये सपोर्ट यहां से यहां खिसक गया। अब बताइए बाजार ऊपर जाने के बजाय किधर चला जाएगा? अब बताइए बाजार ऊपर जाने के बजाय किधर चला जाएगा? सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाने में ही नीचे चला आएगा। तो हमारा नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट की जगह हमारा नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो आप बोलते हैं ना कि चार्ट पर दिख तो पूरा बुलिश मार्केट रहा था, लेकिन गिर कैसे गया यही मुझे नहीं समझ में आया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दिख तो पूरा बुलिश रहा था, लेकिन गिरा कैसे हमको यही नहीं समझ में आया। समझ ही नहीं आया कैसे नीचे गिर गया बाजार। यह है ऐसा एक्सपीरियंस, सब कुछ सही होने के बाद भी गलत हो जाना। अच्छा, फिर बाजार क्या होगा? बाजार हमेशा अपने एंड ऑफ डाइवर्जन से वापस रिवर्स होगा। इसको बोलेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन। जहां पर वो डाइवर्जन खत्म हुआ, जो मार्केट डाइवर्ट हो रहा था, वो डाइवर्जन जहां खत्म हुआ उस प्लेस को हमने बोला एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड एंड ऑफ डाइवर्जन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है एंड ऑफ डाइवर्जन। जो काम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आप कर सकते हैं, वही काम आप डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन पर भी कर सकते हैं। शशि झा जी रुक जाइए। बाजार को रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक जाने में बीच में जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, उन हर्डल्स को हम लोग डाइवर्जन कहेंगे कि डाइवर्ट हुआ है यहां से मार्केट। यानी कि डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन, इसको भी आप एलटीपी कैलकुलेटर पर प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बीच में कई डाइवर्जन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ डाइवर्जन। ऐसे ही मार्केट जब भी अपने सपोर्ट पर पहुंचे, तो सपोर्ट पर पहुंचते ही इमीडिएटली बिकवाली करने के बजाय हमको किस वैल्यू का इंतजार करना चाहिए? हमको किस वैल्यू का इंतजार करना चाहिए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हम लोग एक कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, बाय अ सी और राइट अ पी और बाय इन कैश फ्यूचर। एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, एक पुट ऑप्शन राइट कर सकते हैं, या फिर कैश या फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। बाजार जब सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, बल्कि वहां से कई सारे डाइवर्जन्स लेते हुए अपने वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा। ऐसी वैल्यूज को हम लोग डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन कहते हैं। And end of diversion is equivalent to extension of support. End of diversion is equivalent to extension of support, यानी कि जो काम आप डाइवर्जन से कर सकते हैं वही काम एंड ऑफ डाइवर्जन से कर सकते हैं, वही काम जो काम आप एक्सटेंशन से कर सकते हैं वही काम आप एंड ऑफ डाइवर्जन से कर सकते हैं। जी प्रतीक जी, रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है? वही काम एंड ऑफ डाइवर्जन से कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारे पास, अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं, जस्ट आई हैव गिवन यू 6 नेम्स, अभी कुछ सिखाया नहीं, टेंशन मत लीजिए। नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर 3 सपोर्ट, नंबर 4 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, नंबर 5 डाइवर्जन, और नंबर 6 एंड ऑफ डाइवर्जन हो गए। और इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि बाजार कहां से कहां तक ट्रेवल करने वाला है, और इस तरीके से हम बाजार में इन 6 वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इन 6 वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर पाए और सही समझ पाए तो क्या हमारी ट्रेडिंग पहले से बेहतर हो सकती है? अगर हम इन 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स को प्रॉपर समझ पाए, तो प्रॉपर कैलकुलेट कर पाए। क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि हमको इसी चीज, यही जो वैल्यूज है, यही हम ढूंढ रहे हैं बाजार में? यही सीखेंगे भैया, कहां मिलेंगी? हर दिन चेंज होता है। एक भाई साहब, कैसे आप लोग ये सवाल जनरेट करते हैं? क्या 6 काइंड्स, क्या डाइवर्जन की वैल्यू रोज चेंज होगी? अगर एक ही वैल्यू रहेगी तो फिर रोज
अब तो करोड़ों रुपया छाप डालेंगे हैं, अरबों रुपया छाप डालेंगे, खरबों रुपया छाप डालेंगे, फिर तो रुपये की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। डायनेमिक होती है सब चीजें। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर एक्सटेंशंस क्यों आते हैं, आखिर बाजार में डाइवर्जेंस क्यों आते हैं। आई बात समझ में? आखिर रेजिस्टेंस पर भाई साहब देखिए, जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, उपेंद्र हो गए, उपेंद्र जी, या फिर और भी 2-4 लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वीडियो ये रिकॉर्डेड है, भैया आप लोग समझिए मेरी बात को। लाइव बैठा हुआ हूं, अब हर बार हर लाइन में आपको ये नहीं बता सकता आप लेट वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर लाइन में आपको नहीं बता सकता कि रिकॉर्डेड नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, हर लाइन में आपको नहीं बता सकता, बार बार बोलते रहूं कि आपका नाम एक एक आदमी का है। गजब आदमी है आप लोग भाई साहब। कैसे बोलूं कि रिकॉर्डेड नहीं है? गजब है आप लोग। सुनिए, चलिए अब सुनिए, और रिकॉर्डेड है तो है, सुनिए अब रिकॉर्डिंग ही सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। अब क्या कर सकते हैं अब आपका, सुनिए रिकॉर्डिंग। वो पढ़ाई नहीं है क्या रिकॉर्डिंग है? कहाँ ध्यान लगा रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए अब ध्यान से। सुनिए अब ध्यान से। तो नाउ वी नीड टू लर्न 6 थिंग्स। सबसे पहला सवाल कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन क्यों आया, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का डाइवर्जन क्यों आया, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का एंड ऑफ डाइवर्जन क्यों आया, सपोर्ट है तो सपोर्ट का एक्सटेंशन क्यों आया, डाइवर्जन क्यों आया। इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। ये आता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स के कारण। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स मतलब यानी कि हम और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। इन डाइवर्जेंस या इन एक्सटेंशंस के आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम, आप और हमारे ट्रेड, हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे कारण ही आते हैं ये जो हम ट्रेड्स देन में लेते हैं ना, इन्हीं ट्रेड्स के कारण ही आते हैं ये। बाजार का मूवमेंट, बाजार का मूवमेंट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। ध्यान से समझिएगा, डिमांड और सप्लाई क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कैसे बाजार मूव करता है, इस बात को समझिएगा। क्यों आते हैं एक्सटेंशंस, क्यों आते हैं डाइवर्जेंस, क्यों रिवर्स होता है मार्केट, क्यों सिचुएशंस, सिनेरियोस बदल जाते हैं, कंडीशंस बदल जाती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक पिलर खींचता हूं मैं, ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ एक पिलर और खींचता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ एक पिलर और खींचता हूं मैं, हो गया, और यहाँ एक पिलर और खींच देता हूं मैं, ठीक है। इस पिलर का नाम रख देते हैं सब S1, इसका नाम रख देते हैं S2, इसका नाम रख देते हैं S3, इसका नाम रख देते हैं D। अब समझिएगा ध्यान से, और इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। अब एक बात बताइए, सप्लाई 1, सप्लाई का मतलब किसी चीज तक माल पहुंचाना। आपके घर के बगल में मैगी का पैकेट मिलता है कि नहीं, तो उसकी सप्लाई कैसे है? यिप्पी मैगी का पैकेट मिलता है कि नहीं, तो उसकी सप्लाई कैसे है? और एक राम जी मैगी वाले हैं, उनका मैगी का पैकेट आप तक पहुंचता है कि नहीं, उसकी सप्लाई कैसे है? तो सप्लाई और उसकी डिमांड भी कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर सप्लाई, अब यहां पर बताइए, सप्लाई बड़ी है या डिमांड बड़ा है? सप्लाई बड़ी है या डिमांड बड़ा है? सप्लाई इज ग्रेटर देन, नहीं, सप्लाई इज स्मॉलर देन डिमांड। डिमांड बड़ा है,
और जब किसी चीज की डिमांड यूज है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में उसका मार्केट प्राइस कैसा होता है? अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है? बुलिश होता है या बेरिश होता है? कोई भी स्टॉक, इंडेक्स, निफ्टी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसा रहेगा? बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा? किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये बुलिश डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन धीरे 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 अब सप्लाई बढ़ने लगी, यानी बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने लगी धीरे धीरे। जब बेचने वाले लोगों की संख्या खरीदने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने लगी, ऐसे में जो बाजार बुलिश हो रहा था अभी, अब वो कैसा हो जाएगा? जो बाजार अभी बुलिश हो रहा था, अब वो कैसा हो जाएगा? बुलिश होते होते अब वो कैसा हो जाएगा? अब वो कंसोलिडेट हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़नी भी बंद हो जाएगी, घटनी भी बंद हो जाएगी, और धीरे 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 सप्लाई और बड़ी हो गई और डिमांड उसके सामने बौना रह गया, छोटा रह गया। ऐसे केस में अब वही बाजार भाव क्या हो जाएगा? अब वही मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? अब आप मुझे बताइए, जब आप ट्रेड करते हैं तो क्या हुआ? एक कैंडल ऊपर गई तो कॉल ऑप्शन खरीद लिया, फिर 2 कैंडल नीचे गिर गई तो उस कॉल को बुक करके पुट ऑप्शन खरीद लिया, फिर 4 कैंडल ऊपर चली गई तो कॉल ऑप्शन खरीद लिया। ऐसे कर करके दिन भर में अपनी धारणाओं को बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते? एन नंबर ऑफ पीपल एन नंबर तरीके से सोचते रहते हैं कि नहीं सोचते रहते हैं? इस कारण से दिन भर डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो में चेंज आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? आएगा कि नहीं आएगा दिन भर डिमांड और सप्लाई के रेशियो में चेंज? और अगर दिन भर डिमांड और सप्लाई के रेशियो में चेंज आएगा तो दिन भर बाजार फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा? दिन भर बाजार फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा? क्या बाजार एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा? क्या बाजार एक ही डायरेक्शन में चलेगा? नहीं ना, फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं? बोलिए, अब आया समझ कि क्यों आता है फ्लक्चुएशन? अब बताइए, बुलिश चलता हुआ बाजार बेरिश नहीं हो सकता क्या? डिमांड सप्लाई बदल जाएगी तो बेरिश नहीं हो जाएगा? और बेरिश चलता हुआ बाजार बुलिश नहीं हो जाएगा क्या? डिमांड एंड सप्लाई बदल जाएगी तो क्या बाजार में सुबह से एक ही चीज सोचते रहे? सुबह 9:15 बजे सोचा कि बुलिश, तो रात शाम के 3:30 तक बुलिश 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 ही सोच रहे हैं। अपने आप को बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? अगर मार्केट बदल जाए तो अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मार्केट दिन में बदल रहा है और उस बदलाव को हम देख रहे हैं तो अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी ना। बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश, बुलिश से बेरिश, बेरिश से बुलिश, ये करना पड़ेगा ना हमको। जब जैसी सिचुएशन आएगी उस तरीके से अपने आप को चेंज करना चाहिए कि नहीं? बोलिए। तो बाजार कैसा हुआ, स्टैटिक या डायनेमिक? ऐसे बाजार को हम स्टैटिक कहेंगे या डायनेमिक? डायनेमिक कहेंगे ना, मतलब बाजार बदल सकता है, चेंज हो सकता है, सिनेरियो चेंज हो सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं। बेरिश का बुलिश हो सकता है, बुलिश का बेरिश हो सकता है। तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही तरीके से नहीं सोच सकते। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास सिर्फ 15 मिनट समय है, मैं ट्रेड लगा के चला जाऊं, शाम को ऑफिस से घर आऊंगा तो प्रॉफिट बुक हो चुका रहेगा क्या? बताइए, हो चुका रहेगा? बताइए, हो चुका रहेगा क्या प्रॉफिट बुक? कुछ लोग कहते हैं सर हमको कॉल पुट के एक टिप्स दे दो, टेलीग्राम पर एक टिप्स दे दो, सुबह टिप्स दे देना, शाम को हम आपको सर सुबह में टिप्स दे देंगे टेलीग्राम पर 9:40 पर, और आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लेना 2 बजे तक। हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? कोई आपको टिप्स दे दे, कोई आपको ट्रेड दे दे, कोई आपको बोल दे, ऐसे में प्रॉफिट होगा क्या आपको कभी जीवन में? मार्केट बीच में बदल जाएगा और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही तो होता है। ये होता है ना। सही है, ऐसा ही होता है ना। चलिए, तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। अब समझने की बात करते हैं। अब जब हम बाजार को देखने की कोशिश करेंगे तो अब हम बाजार को इन 6 प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करें। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आप कैलकुलेटर के थ्रू ट्रेड करें, चाहे आप बिना कैलकुलेटर के ट्रेड करें, चाहे आप जैसे भी ट्रेड करें। इसका प्रिंट आउट अपने डेस्कटॉप के सामने या अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने जरूर लगा लीजिएगा। बाजार में एक्सटेंशंस का हमेशा इंतजार करिएगा, बिना एक्सटेंशन के ट्रेड मत लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि
बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होते हैं और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? सही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैलकुलेटर पर देखना बेहद आसान काम है, बड़ी आसानी से दिख जाता है। कैसे बड़ी आसानी से दिख जाता है? जब आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो सामने ही देखिए बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन टैब्स में जब आप इस जगह पर ध्यान देंगे, यहां दिख रहा है करंट रेंज, करंट रेंज दिख रही है। इस करंट रेंज को क्या कहते हैं? ये करंट रेजिस्टेंस और करंट सपोर्ट है। ये करंट रेजिस्टेंस और करंट सपोर्ट है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? उसको खींच के साइड में कर दीजिए अमितेश जी। सबको दिख रहा है करंट रेजिस्टेंस करंट सपोर्ट? बोलिए भैया। तो इसके हिसाब से निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या हुआ? इसके हिसाब से निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या हुआ? 17,600। निफ्टी का सपोर्ट क्या हुआ? 17,500। इसके हिसाब से निफ्टी का रेजिस्टेंस हो गया 17,600 और निफ्टी का सपोर्ट हो गया 17,500। हो गया कि नहीं हो गया? यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है करंट रेंज करंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऊपर में टॉप पे सबको लिखा हुआ दिख रहा है ना। इसमें रिपीट क्या करना है? लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर 600 ही क्यों रेजिस्टेंस हुआ और 500 ही क्यों सपोर्ट हुआ। जानना चाहते हैं? 600 ही क्यों रेजिस्टेंस हुआ और 500 ही क्यों सपोर्ट हुआ? जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक बाजार समझ नहीं आएगा, तब तक बाजार समझ नहीं आएगा। यानी कि रटने वाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, समझने वाली थ्योरी जाननी पड़ेगी। अब ये बाजार बनता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से। पहला सवाल तो ये कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है। आधे लोगों को तो यही बात नहीं पता होती है। कहने के लिए तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स को देख करके ट्रेड करते हैं या ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स को देख करके ट्रेड लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं ट्रेड? अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं वो बताएं। सपोज करिए इस वेबिनार में टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स 1000 है। आउट ऑफ 1000 975 traders are buyers and 75 traders are writers। मतलब 975 लोग बाइंग करते हैं मार्केट में, 75 लोग राइटर करते हैं। आउट ऑफ 75 50 राइटर्स offered 5,000 lots of Nifty. Nifty lot size is 50. What is the total number of open interest here and what is the total number of volume here? जो लोग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को देख के ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं वही लोग जवाब दे, बाकी लोग तुक्का न मारे। कितना हो गया ओपन इंटरेस्ट, कितनी हो गई वॉल्यूम? 25,000 वाई 2.5 लाख 25,000 50,000 1 लाख 12 लाख 50,000 25,000। जिनको नहीं पता वो टेंशन मत ले, फिर समझाऊंगा। 2.5 लाख 100 2.5 लाख 25 लाख
2.5, 2.5, 2.5, 100, 2.5, 50, 2.5, 2.5 और बताएं भैया, जो लोग लेख के ट्रेड करते हैं वही बताएं। सॉरी 2.5 चेंज कर दिया आंसर। बाजार का माहौल देखते ही 5000, 2.5, 155, 2.5, 2.5 लाख सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, यही सही है क्या? 2.5 लाख सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, 12,50,000 लोग भी कुछ लोग बोल रहे हैं। 25, 62.5, 48,750, 2.5, 1250 और बताएं भाई। 1.25 CR, 2.5, 2.75, 5 लाख 5,000, 1.25 CR और बताएं भैया। 2,05,000, 50,000, 10 करोड़ नहीं पता। मोर देन 80% टेलिंग लाइज। 5,000 1,000 और 2.5 लाख। चलिए अब मैं बताऊं किसने किसने सही उत्तर दिया। सारे उत्तर गलत हैं। यहां ओपन इंटरेस्ट 0 है और यहां वॉल्यूम भी 0 है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बाजार में पैसा तभी बनेगा जब बाजार समझ आएगा। हवा में बाजार समझ नहीं आएगा। जब तक बाजार समझ नहीं आएगा तब तक बाजार में पैसा नहीं बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? जब आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उससे ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लॉस खाएंगे और बोलेंगे किस्मत को दोष देंगे, फिर कहेंगे ये बाजार तुक्का है, फिर कहेंगे गैम्बलिंग है, फिर कहेंगे किसी को प्रॉफिट नहीं होता। भाई किसी ने जानने की कोशिश भी तो नहीं की। हाँ, जानने की कोशिश तो करिए। अब सबसे पहला सवाल, राइटर कौन होता है और बायर कौन होता है, यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है? ये ले लेते हैं हम लोग। एक स्ट्राइक प्राइस को हमने लिया 17,550, उसका एक कॉल साइड ले लिया, उसका एक पुट साइड ले लिया। सब लोग ध्यान से देखें, ये सी साइड है, ये पी साइड है, ठीक है? और ये जो प्राइसेस इधर इधर लिखी हुई है इन्हीं को बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी सी और एलटीपी पी। कॉल की एलटीपी ये है और पुट की एलटीपी ये है, सही है? कॉल की एलटीपी और पुट की एलटीपी, यानी कि इस आखिरी प्राइस पर ट्रेड हुआ है। ट्रेड कैसे होता है? कोई भी ट्रेड कैसे होता है? आपके घर के सामने एक मोबाइल की दुकान है और मोबाइल की दुकान पर ढेर सारे मोबाइल रखे हुए हैं और ढेर सारे वो लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, 50% डिस्काउंट ऑफर, 70% डिस्काउंट ऑफर, 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन क्या जब तक कोई बायर वहां आके आ जाए, आ भी गया, खड़ा भी हो गया, बहुत भीड़ भी लगी है, 100 लोग खड़े हैं दुकान के बाहर लाइन लगा के, लेकिन कोई ट्रेड हुआ क्या? क्या वहां पर कोई ट्रेड हुआ क्या? ट्रेड नहीं हुआ अभी तक। ट्रेड कब होगा? जब एक बायर पैसा देगा और उसके बदले में जब कोई उसको वापस मोबाइल फोन देगा, जब दोनों तरफ के ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेड हो गया, सही है? तो यानी कि इस एलटीपी का ट्रेड कब होगा? जब एक राइटर, या एक राइटर छोड़िए, एक आदमी जब इसको क्या करेगा, इसका प्रोसेस क्या है? someone will sell, someone will sell, कोई उसको बेचेगा। और दूसरा someone will buy, कोई उसको खरीदेगा। जब कोई उसको बेचेगा
और जब कोई उसको खरीदेगा तो यहां पर क्या हुआ, एक ट्रेड हुआ, ठीक है। अब सपोज करिए कि इस पर एक ए है, ए ऑफर्स 17,550 सी, अभी ये चल रहा है 110.5515 रुपीज एट, वो ए ये चाहता है कि वो इस 17,550 सी को 75 रुपीज में खरीद बेचना चाहता है। ए के पास ये पहले से नहीं है, ए के पास ये पहले से नहीं है, ये शेयर ये प्रीमियम पहले से नहीं, बस वो बेचना चाहता है। 75 रुपए में कोई मिल जाए तो मैं उसको बेचूंगा, या 75 छोड़िए 175 रुपीज में, 75 में तो सब लोग खरीदने आ जाएंगे, 175 में मैं इसको बेचूंगा, 175 में। बताइए, एक 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, कोई 175 में बेचना चाहता है, आप उसको खरीदेंगे क्या? आप उसको खरीदेंगे क्या? 100 रुपए का माल 175 रुपए में खरीदना चाहेंगे? नहीं ना। खरीदना चाहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 100 रुपए का माल 175 में क्यों खरीदूंगा मैं? लेकिन सपोज करिए कि कोई आ गया, सपोज करिए कि बी आ गया, बी बॉट एट 175, बी ने 175 पर खरीद लिया। अब बताइए यहां ट्रेड हुआ कि नहीं? इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में ट्रेड हुआ कि नहीं? ट्रेड हो गया ना? ट्रेड डन। जब इन दोनों के बीच में ट्रेड हो गया तो ऐसे केस में ए क्या कहलाया? राइटर कहलाया या सेलर कहलाया? अभी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, अब डिफरेंस समझाता हूं। अब ये बी जो है, जिसने 175 में इसको खरीदा है, अब ये बी ऑफर्स 17,550 सी एट 200। अब ये बी इसको 200 रुपए में ऑफर करता है। सी बॉट एट 200। अब यहां पर दो तरह के सेलर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सेलर तो ए है जिसने बेचा, और एक सेलर बी भी है, इसने भी बेचा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों सेलर्स में क्या डिफरेंस है? ए के पास वो माल पहले से नहीं था, लेकिन बी के पास वो माल पहले से है जिसको उसने बेचा, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन कवर करनी है। सही है? तो जो पहली बार बेचेगा वो क्या कहलाएगा? जो फर्स्ट टाइम सीधा बेचेगा ही, वो क्या कहलाएगा? राइटर कहलाएगा। वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? राइट कर रहा है, राइटिंग कर रहा है उसकी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन को बेचेगा वो क्या कहलाएगा? ये तो सेलर है ना, ये तो अपनी पोजीशन बस कवर कर रहा है। जो नई पोजीशन क्रिएट किया वो कहलाया राइटर, और जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया एग्जिस्टिंग पोजीशन को, वो क्या कहलाया? बायर। आ गया समझ में क्या होता है राइटर, क्या होता है बायर? सिंपल है, साधारण बात है, इजी है, आसान है। आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं। नहीं समझ में आया? अरे एक्सप्लेन तो कर दिया प्रभु, अभी भी नहीं समझ में आया। चलिए फिर समझाता हूं, फिर समझाता हूं। बायर खरीदने वाला, राइटर बेचने वाला। डीवीडी प्लेयर जानते हैं? डीवीडी प्लेयर, डीवीडी 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 जो आती थी पहले, गदर पिक्चर की मूवी, एक डीवीडी में 4 पिक्चर होती थी। याद है? नहीं याद है? एक डीवीडी में 4 पिक्चर होती थी।
साइकिल कभी किराए पर लिए, बाइक, जूम कार लिए किराए पर, जूम कार। गोवा जाते हैं तो स्कूटी किराए पे लेते हैं, गोवा जाते हैं तो स्कूटी किराए पे लेते हैं, स्कूटी किराए पे लेते हैं ना गोवा। अब एक स्कूटी वाला है, स्कूटी वाला, स्कूटी वाले के पास 15 स्कूटी हैं, 15 स्कूटी हैं। उन 15 स्कूटी को वो क्या किया, उन 15 स्कूटी में से 4 स्कूटी उसने रेंट आउट कर दी, या एक स्कूटी बोलते हैं, एक स्कूटी रेंटेड आउट 500 रुपए में, 500 रुपए में उसने रेंट आउट कर दी। अब आप गए गोवा, आपको बस स्कूटी का काम 4 घंटे का है, 4 आवर्स का, तो भी आपको 500 रुपए में ही मिलेगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 4 घंटे यूज करके वो स्कूटी अपने दोस्त को दे दी और उससे 500 रुपए रिकवर कर लिए। और आपका दोस्त, अब मान लीजिए आपका नाम ए है, ए ने ये स्कूटी रेंट पर ली, 2A, ए gave the scooty to B, ए ने वो स्कूटी किसको दे दी, बी को दे दी कि भाई तुम ये ले लो और मेरे को 500 रुपए दे दो। अब बताइए, क्या ये ए जो है ये स्कूटी का ओनर हो गया क्या ए स्कूटी का ओनर हो गया क्या? इसका मतलब बी स्कूटी किसको लौटाएगा, बी स्कूटी किसको लौटाएगा, बी स्कूटी किसको लौटाएगा, वो तो स्कूटी वाला को लौटाएगा ना। तो ए क्या हुआ, ए इज जस्ट अ ट्रेडर, ए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर है। स्कूटी का मेन ओनर कौन है, स्कूटी वाला। बी लौटाएगा एक वापस से जाके स्कूटी वाले को, और बी ने अगर सी को दे दिया तो सी स्कूटी वाले को लौटाएगा, सी ने डी को। बीच में जितने भी लोग आएंगे ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग ट्रेडर है। राइटर कौन है, असल राइटर कौन है, असल किसने राइट किया स्कूटी को, बोलिए, असल स्कूटी का ओनर कौन है, वो तो स्कूटी वाला है ना। ऐसा ही ये प्रीमियम है, पहली बार इस प्रीमियम को किसने बेचा, फर्स्ट टाइम हु सोल्ड द प्रीमियम, पहली बार किसने बेचा। जब तक वो नहीं खरीदेगा तब तक वो प्रीमियम मार्केट में घूमता रहेगा। एक बायर खरीदेगा, दूसरे बायर को बेचेगा, दूसरा बायर तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, छठा सातवें को, ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रेड्स तो उस पे हो जाएंगे। लेकिन असल ओनर कौन है उस प्रीमियम का, जिसने आपको बेचा है, वही राइटर है। आई बात समझ में, असल ओनर कौन है उस प्रीमियम का जिसने आपको बेचा है, वही राइटर है। आ गई बात समझ में, हु इज द राइटर। राइटर और सेलर में क्या डिफरेंस है, आ गई बात समझ में, पक्का, एकदम क्लियर। जैसे नॉर्मली आप खरीदने की जगह बेच दीजिए, आप भी राइटर कहलाएंगे, खरीदने की जगह बेच दीजिए, आप भी राइटर कहलाएंगे। पहले बेचिए, उसमें अब स्कूटी किसी को रेंट पर देनी है तो स्कूटी पहले खरीदनी पड़ेगी ना, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना, तो राइटर का भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब सपोज करिए कि ए ने स्कूटी जो है रेंट पर दी किसको, बी को, बी को कितनी, एक स्कूटी, और एक स्कूटी की कीमत है 500 रुपए। तो यहां कितना ट्रेड हुआ, यहां कितना ट्रेड हुआ, 1 ट्रेड हुआ ना। और अगर ए एक स्कूटी के बजाय 11 स्कूटी देता तो कितने ट्रेड होते, ए एक स्कूटी की बजाय 11 स्कूटी देता बी को तो कितने ट्रेड होते, तो 11 ट्रेड्स होते, तो 11 हो जाते। 111 देता तो कितने ट्रेड्स होते, 111 ट्रेड्स हो जाते। 111 देता तो कितने ट्रेड्स होते, 111 हो जाते। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो जितने लॉट ट्रेड किया जाएगा, ये जो 111 हो रहा है वही वॉल्यूम कहलाएगी। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर
जितने भी लॉट की ट्रेडिंग होगी वो नंबर ऑफ लॉट्स की ट्रेडिंग ही क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। और जितनी स्कूटीज रेंट पे दी जाएंगी, यानी कि जितनी पोजीशन जाएगी मार्केट में, वो क्या कहलाएगी, ओपन इंटरेस्ट। इसको और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बेहद ध्यान से। कोई नहीं समझाएगा। 10,000 यूट्यूब का चैनल खंगाल डालिए, कोई नहीं बताएगा। 10 लाख चैनल ढूंढ के ले आ दीजिए, कोई नहीं बताएगा क्या होता है। सुन लीजिए ध्यान से, 10 लाख चैनल ढूंढ लीजिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, ए सोल्ड 5,000 लॉट्स, या सोल्ड की जगह लिख देते हैं ऑफर्ड 5,000 लॉट्स ऑफ निफ्टी। ए ने निफ्टी के 5,000 लॉट ऑफर किए। बी बॉट 5, मान लीजिए 4,000 लॉट्स ऑफ निफ्टी। बी ने 4,000 लॉट निफ्टी के खरीदे। ऑफर 5,000 किया था, खरीदा कितना, सी से मतलब नहीं, पी से मतलब नहीं। सी हो या पी क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफर किया 5,000, खरीदा सिर्फ 4,000, यानी कि ए के कितने लॉट मार्केट में गए, ए के गए 4,000 लॉट्स मार्केट में। तो ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट हुआ 4,000। टोटल कितने लॉट्स यहां ट्रेड हुए, 1,000 ओपन इंटरेस्ट नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट 4,000 है, जितने लॉट बाजार में गए वही ओपन इंटरेस्ट रहेगा। टोटल कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई यहां पर, टोटल 4,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई यहां पर। तो वॉल्यूम कितनी हुई, 4,000 या 8,000, 4,000 लॉट खरीदे गए, 4,000 लॉट बेचे गए। किसी ने बेचा तभी ना किसी ने खरीदा, तो कितनी होगी वॉल्यूम, 4,000 या 8,000, कितनी, 8,000 कि 4,000, 4,000। एक दूल्हे की एक दुल्हन से शादी हुई, कितनी शादियां हुई, एक दूल्हे की एक दुल्हन से शादी हुई, कितनी शादियां हुई, एक। तो यहाँ लॉट भी, यहाँ वॉल्यूम भी 4,000 ही होगी, 8,000 नहीं, ठीक है। भले ही खाना आपने 2 प्लेट खाया, शादी तो एक ही हुई ना, शादी तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर टोटल 4,000 लॉट्स के ट्रांजैक्शन हुए हैं, 4,000 लॉट्स के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो वॉल्यूम 4,000 ही कहलाएगा। अब आगे की बात करते हैं। बी सोल्ड 4,000 लॉट्स, बी ने 4,000 लॉट बेच दिए। सी बॉट 4,000 लॉट्स, सी ने 4,000 लॉट खरीद लिए। अब बताइए यहां पर क्या राइटर इन्वॉल्व हुआ, क्या यहां पर क्या राइटर इन्वॉल्व हुआ क्या। और यहां पर मैं साथ साथ एक ओवाई का ग्राफ भी बना रहा हूं ना। पहले ओवाई थी 4,000, 4 के यहां लिख देता हूं। यहां पर राइटर इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो यहां पर ओवाई कितनी रह गई, ओवाई पहले थी 4,000, अब कितनी रहेगी, अभी भी 4,000 ही है। ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम कितनी हो गई बताइए, पहले 4,000 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई थी, अब फिर से 4,000 हो गई, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 4,000 प्लस 4,000, 4K प्लस 4K इज इक्वल टू 8 के वॉल्यूम हो गई कि नहीं हो गई, 8,000 हो गई ना वॉल्यूम। तो यहां पर वाई का एक ग्राफ बनाता हूं, पहले 4K था, अभी भी वाई 4K ही है। अब यहां पर और आगे आइए, थोड़ा वक्त आगे बढ़ा। सी सोल्ड 4,000 लॉट्स, या यहां पर लिख देते सी सोल्ड 1,000 लॉट्स। सी ने 1,000 लॉट बेच दिया, और किसने खरीदा, ए ने खरीदा। ए बॉट 1,000 लॉट्स। ए कौन है, ए राइटर है। अब बताइए राइटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना। अब बताइए ओआई कितनी हो गई, पहले ओआई 4,000 थी, अब नई ओआई क्या हो गई,
पहले OI 4000 थी, नई OI क्या हो गई? 4000 में से 1000 कम हो जाएगा, यानी कि नई OI कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। वॉल्यूम पहले 8K था, अब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8K में 1K वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। 8K प्लस 1K इज इक्वल टू 9K वॉल्यूम हो गया। अब ये OI के ग्राफ को यहां कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 3K। अगला, A ऑफर्ड 10K लॉट्स। A ने 10,000 लॉट फिर ऑफर किए। कोई डी महाशय आए, डी बॉट 10K लॉट्स। डी ने 10,000 लॉट्स खरीद लिए। अब बताइए यहाँ पर वाई कितनी हो गई? 13 लाख। ओपन इंटरेस्ट पहले 3000 था, अब नया ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 13,000 13K हो गई ना। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम पहले 9K थी, अब नई वाई कितनी हो जाएगी? 19,000। नई वाई 19,000। 19K। अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं ओपन इंटरेस्ट 13K, यहां लिख देते हैं 13K। अब जरा ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ को हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये पेंसिल ले लिया और पहले ओपन इंटरेस्ट कितना था? 4,000। ये देखिए 4,000, तो 4,000 से 4,000 आया, 4,000 से 3,000 गया और 3,000 से 13,000 चला गया। तो यहां पर अगर ओपन इंटरेस्ट में पॉइंट ए लिखे, पॉइंट बी लिखे, पॉइंट सी लिखे, पॉइंट डी लिखे, 4 पॉइंट्स बनाए अगर ओपन इंटरेस्ट में, तो ए से लेके बी तक ओपन इंटरेस्ट कैसा था? ए से लेके बी तक ओपन इंटरेस्ट कैसा था? स्टेबल था ना? स्टेबल था कि नहीं? और वॉल्यूम कैसी थी? ऐसे केस में वॉल्यूम कैसी थी? इंक्रीज हुई थी ना? वॉल्यूम कैसी थी? इंक्रीजिंग थी ना? इंक्रीजिंग। ये देखिए 4,000 वॉल्यूम कितनी हो गई? बढ़ गई ना? इंक्रीजिंग थी, बढ़ गई वॉल्यूम। ए से बी का मतलब क्या हुआ? 4,000 यहाँ पर वॉल्यूम थी, यहाँ से 4,000 से वॉल्यूम पहुंच गई कितनी? 8,000। वॉल्यूम इंक्रीजिंग थी ना? ओपन इंटरेस्ट स्टेबल था, तो वॉल्यूम कैसी थी? इंक्रीजिंग थी। बी से लेके सी तक में ओपन इंटरेस्ट कैसा था? बी से लेके सी तक में ओपन इंटरेस्ट कैसा था? डिक्रीजिंग था ना? डिक्रीजिंग था ना? लेकिन तब भी वॉल्यूम कैसी थी? तब भी वॉल्यूम कैसी थी? इंक्रीजिंग थी ना? तब भी बढ़ी ना वॉल्यूम? तब भी बढ़ी ना वॉल्यूम? 8,000 की वॉल्यूम कितनी हो गई? 9,000 हो गई। इंक्रीजिंग थी। सी से लेके डी तक में ओपन इंटरेस्ट कैसा था? सी से लेके डी तक में ओपन इंटरेस्ट कैसा था? इंक्रीजिंग था ना? और तब भी वॉल्यूम कैसी थी? तब भी वॉल्यूम कैसी थी? इंक्रीजिंग ही थी। यानी कि ओपन इंटरेस्ट स्टेबल रहे, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज करे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करे, वॉल्यूम क्या करेगी? वॉल्यूम हर केस में क्या करेगी बताइए? अब सबका जवाब चाहिए, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट बढ़े, ओपन इंटरेस्ट घटे, या फिर ओपन इंटरेस्ट स्टेबल रहे, वॉल्यूम कैसी रहेगी? हमेशा इंक्रीजिंग, बढ़ती रहेगी। बढ़ती ही रहे, इंक्रीज होती रहे। अब समझ में आ गया ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पूरी तरीके से? ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट स्टेबल भी रह सकता है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी रह सकता है, वॉल्यूम बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। आया समझ डिफरेंस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का? ये स्क्रीनशॉट भी आपके बेहद काम का है, आगे से कभी मत भूलिएगा। कोई कितना भी कैसा भी बता दे, आप समझिएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, और इनकी वजह से बाजार में आपके साथ क्या हो सकता है, अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या करते हैं? नहीं, वॉल्यूम के बढ़ने घटने से मार्केट के बुलिश या बेरिश होने का कोई लेना देना नहीं। इम्पॉसिबल है वॉल्यूम का डिक्रीज होना। आईएनजी, आरएनजी, कभी नहीं डिक्रीज होती है वॉल्यूम।
कभी भी नहीं डिक्रीज होती है। व्हाट्सएप पे चला जाएगा आपके स्क्रीनशॉट। कभी डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती है वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में एक बेसिक डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस वो ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशनल हो सकती है, यानी कि आज की ओपन इंटरेस्ट कल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम को रोज नया कुआं खोदना है और रोज नया पानी पीना है। यानी कि आज जो वॉल्यूम जनरेट होनी शुरू होगी वो शाम में लास्ट में एंड ऑफ द डे पर जीरो हो जाएगी और अगले दिन फिर से जीरो हो जाएगी, फिर से 1 से शुरू होगी। आई बात समझ में? एंड ऑफ द डे पर वो जीरो हो जाएगी और अगले दिन फिर से कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। बिल्कुल सही सवाल है सनी जी, पावरफुल कौन है? लेकिन उसको समझेंगे हम लोग कि पावरफुल कौन है, वो जब हम डेफिनेशन पर आएंगे तो समझेंगे। अभी हम अपनी जरूरी चीजों की डेफिनेशंस को जरूरी चीजों को समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंस कौन रखता है? मैंने बोला था ना, आप सवाल पूछने से पहले 2 मिनट का वेट करिएगा, आपको सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि पावरफुल कौन है। इस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की पावर्स को जब मैंने जज करना शुरू किया, जब इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कितनी पावरफुल होती हैं, तो मुझे समझ आया कि बेहद पावरफुल। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मेरी क्या है। चलिए मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। रेजिस्टेंस, इंग्लिश वाले लोग एकदम निश्चिंत रहिए, हिंदी में लिख लूंगा तो फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है? तो निश्चिंत रहिए, पहले हिंदी में लिखने दीजिए। रेजिस्टेंस, इमेजिनरी लाइन का नाम सुना हुआ है आपने? इमेजिनरी लाइन पर, इमेजिनरी लाइन का नाम सुना है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, ये भी सुना है? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी का नाम सुना है? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए या फिर कह लें कि टुवर्ड्स टॉप जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है कॉल साइड में, वही स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस कहलाती है। समझाऊंगा, वेट करिए। पता है आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, बोला था ना कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। सब्र रखिए, धैर्य, धीरज, थांबा, सपोर्ट। इमेजिनरी लाइन पर अभी सपोर्ट पढ़ लेते हैं, सपोर्ट ऐसे लिख देता हूं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में, पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह ले कि टुवर्ड्स बॉटम जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है पुट साइड में,
वही स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट कहलाती है। अभी समझ नहीं आएगा आपको, अब समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो आप पूछ रहे थे ना कि कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है, अब समझाता हूं कि कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है। पहले इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो। टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मां बोल रहा है, यहां से करते हैं। रेजिस्टेंस का ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो रेजिस्टेंस from the pair of strike prices on the imaginary line starting from smaller strike price on the call side going towards out of the money, or say the largest open interest or the largest volume going towards the top, whichever is closer to imaginary line, the same strike price on call side is called resistance. सपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, एक एक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। अब पहले कॉल साइड में देखते हैं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए क्या है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? 550 एंड 600। तो 550 एंड 600 में से अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो कौन सी तरफ, कौन सी वाली चाहिए? छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस या बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस चाहिए? क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? रेजिस्टेंस के लिए कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस? इनमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, बड़ी नहीं भाई। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है रेजिस्टेंस के लिए, कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस। स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है ना श्रद्धा मैडम? क्या लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए? स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। इसीलिए बोलता हूं सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जवाब देंगे तो कम से कम मैं आपको टोक दूंगा और आप सही डायरेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? इसलिए मैं सबको बोल रहा हूं कि आंसर करिए, आंसर करना जरूरी है। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए अब बताइए, इस 550 और 600 में से स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 550 है या 600 है? 550। इस 550 में से और 600 में से स्मॉलर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 550 या 600? 550। यहां से शुरू करेंगे रेजिस्टेंस ढूंढना 550 की स्ट्राइक प्राइस से। कहां से शुरू करेंगे रेजिस्टेंस ढूंढना? कहां से रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू करेंगे? 17,550 की स्ट्राइक प्राइस से ढूंढेंगे। किधर की तरफ जाएंगे? टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? टॉप की तरफ। टॉप की तरफ जाएंगे या बॉटम की तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स टॉप, यानी कि इधर ढूंढने चलेंगे। किधर ढूंढने चलेंगे? इधर ढूंढने चलेंगे। दिख गया सबको एरो? बॉटम नहीं भैया गोपाल कुमार जी, टॉप टॉप टॉप, टुवर्ड्स टॉप चलेंगे रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। सपोर्ट ढूंढने के लिए बॉटम की तरफ जाएंगे। आप मुझे बताइए, इस चार्ट में अगर ये रेजिस्टेंस होता तो ये रेजिस्टेंस कहां पर है? अगर ये रेजिस्टेंस होता तो ये कहां बना हुआ है? टॉप पर बना हुआ है या बॉटम की तरफ बना हुआ है? रेजिस्टेंस कहां बना हुआ है? टॉप पर या बॉटम पर? टॉप पर बना हुआ है ना। और सपोर्ट अगर कहीं होता जहां नीचे से मार्केट रिवर्स हुआ है तो ये सपोर्ट कहां पर होता? टॉप पर या बॉटम पर? बॉटम पर। तो सपोर्ट बॉटम की तरफ ढूंढेंगे और रेजिस्टेंस किधर ढूंढेंगे? टॉप की तरफ। आई बात समझ में? सपोर्ट बॉटम की तरफ ढूंढेंगे और रेजिस्टेंस किधर ढूंढेंगे? टॉप की तरफ। आगे बात समझ में? आगे बात समझ? टुवर्ड्स टॉप। अब क्या ढूंढेंगे? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। जरा बताइए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कौन सा है इसमें से? ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम ये वाला कॉलम है, ये ओआई का कॉलम है, ओआई लिखा हुआ है। ये कॉलम पढ़िए, मैं इसको येलो कलर से मार्क कर देता हूं। ये कॉलम पढ़िए, येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। ये कॉलम में बताइए ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है ओपन इंटरेस्ट? कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है? इसमें से देख के बताइए।
बताइए 18,000 का। आपको कहां से देखना है? 23,000 क्या 23,000 सबसे बड़ा है? क्या 1,05,000 सबसे बड़ा है? क्या 47,000 सबसे बड़ा है? क्या 1 लाख सबसे बड़ा है? क्या 63, 98, 69, 129, 30, 150, 16 कौन सा सबसे बड़ा है? 1,50,000 180 किसको दिख रहा है भैया? इसमें 180 तो है ही नहीं। कॉल साइड की बात कर रहा हूँ, 180 का ओपन इंटरेस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपको कहां दिख रहा है मेरे को नहीं पता। अच्छा 18,000 की स्ट्राइक प्राइस, जी हाँ बिल्कुल सही है, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ये ओपन इंटरेस्ट है। सही है। अच्छा अब सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है? यहां से देखिए 18,000, 18 लाख, 35 लाख, 16 लाख, 25, 12, 21, 10, 15, 5 और यहाँ जो भी 15 लाख के आसपास और 2 लाख। बताइए सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां है? सबसे बड़ी वॉल्यूम 600 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब बताइए ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब कौन है? वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब कौन है? 17,600 वॉल्यूम है। तो जो ज्यादा करीब है वही रेजिस्टेंस है और आज उसी की पावर चलेगी भाई साहब। आज किसकी पावर चलेगी? आज उसी की पावर चलेगी। तो आज रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? 17,600 पर, इस वॉल्यूम की वजह से है। तो बाजार इस वॉल्यूम की वजह से 17,600 के ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। ये 600 की लाइन है, 600 के ऊपर जाएगा, एक्सटेंशन लेगा और रुक जाएगा। किसकी वजह से रुका? वॉल्यूम की वजह से रुका या वाई की वजह से रुका? किसकी वजह से रुका? वॉल्यूम की वजह से रुका या वाई की वजह से रुका? वॉल्यूम की वजह से रुका। वाई तक तो गया ही नहीं, वाई तो बहुत दूर है। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के, इसलिए यहां ऊपर में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस कितना है। करंट रेंज में देखिए रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 17,600। सही है। जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, अब इसको ऐसे ढूंढ सकते हैं आप। 17,600 रेजिस्टेंस है, 600 पर क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट हाईलाइटेड वॉल्यूम या वाई? 600 पर हाईलाइटेड क्या दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस किसका? वॉल्यूम का। और 500 पर सपोर्ट है, तो हाईलाइटेड क्या दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम, वाई या बोथ? 500 पर सपोर्ट है, हाईलाइटेड क्या दिख रहा है? वॉल्यूम, वाई या बोथ? बोथ। बोथ। तो सपोर्ट किसका? दोनों का। रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का, सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। आया समझ? रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का और सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब आप खुद से बताएंगे, अब आप खुद से बताएंगे सपोर्ट कैसे मिला। अब बैंक निफ्टी में बताता हूं। फिर अब मैंने बोला ना, सवाल पूछने से पहले 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। ये मत समझिएगा कि अकेले वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है तो मजबूत है कि नहीं, या अकेले वॉल्यूम का सपोर्ट है तो मजबूत है कि नहीं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मजबूत होगा। कृपया निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे, एज्यूम मत करिए। मेरे को आगे बढ़ने दीजिए, मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप। टेंशन मत लीजिए, मत लीजिए टेंशन, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचेंगे, है ना। आगे नहीं भागेंगे, अभी इंतजार करिए, ठीक है। अब बताइए यहां पर ऊपर में रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? ऊपर में देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? ऊपर में देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 14,200। किसकी वजह से? क्या हाईलाइटेड है? किसकी वजह से ये 14,200? वॉल्यूम हाईलाइटेड है, तो वॉल्यूम की वजह से ये रेजिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कितना लिखा हुआ है? सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कितना लिखा हुआ है? सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कितना लिखा हुआ है? 41,000। किसकी वजह से हाईलाइटेड है? वॉल्यूम या वाई या बोथ? बोथ। वॉल्यूम या वाई या बोथ? बोथ। बोथ की वजह से।
तो रेजिस्टेंस 41,200 वॉल्यूम, सपोर्ट 41,000 ओआई। अरे बोथ आई बात समझ में? कैसे आया ये सपोर्ट? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस। अब बताइए इन दोनों में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? अब बताइए इन दोनों में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 41,300 से शुरू करते हुए बॉटम की तरफ जाते समय सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। बताइए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मिला? 41,000 पर। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा वॉल्यूम मिला? कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा वॉल्यूम मिला? 41,000 पर। दोनों में से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब कौन है? क्या कोई दूर पास है या दोनों एक बराबर दूरी पर है? दोनों बराबर दूरी पर हैं। दोनों एक बराबर दूरी पर है। तो सपोर्ट किसका हुआ? दोनों का हो गया। सपोर्ट किसका हुआ? दोनों का हो गया। रेजिस्टेंस हुआ सिर्फ वॉल्यूम का और सपोर्ट हुआ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का। अब आपके अंदर वो सारी पावर्स आ गई जो पावर मैं चाहता था। अब आप हो गए बेहद पावरफुल इंसान। बस आपको अपनी पावर याद नहीं है। अभी मैं याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएगी। अभी मैं याद दिलाऊंगा तो याद आ जाएगी।